नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण। और राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत हमने जो 3 भाग हैं राजस्थान एकीकरण के, 3 भागों पर अपनी चर्चा पूरी कर ली थी। राजस्थान का एकीकरण जो हम पढ़ रहे थे उसमें कितने भाग, लगभग 3 हमने वीडियो बनाकर चर्चा कर ली थी। उसमें हमारा एक पोर्शन जो है वो अधूरा रह गया था। आज उसी पोर्शन पर हम अपनी चर्चा करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। और आज इस एकीकरण के अंतर्गत पार्ट 4 हम जो पढ़ेंगे, पार्ट 4, क्योंकि 3 भागों में हमने पहले चर्चा कर ली थी। आज पार्ट 4 पर चर्चा करेंगे। राजस्थान एकीकरण के जो भाग 3 हमने पढ़े हैं उनमें पहले हमने राजस्थान एकीकरण की सामान्य जानकारी, उसके बाद में लगभग 7 चरणों को पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो उसमें बचे हुए थे, जैसे कि 7वां चरण जो है वो कब लाया गया और किस आयोग की सिफारिश पर उसको लाया गया था। इन सारी बातों को चर्चा करेंगे। देखिए, राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था उसमें 7वां चरण जो हुआ था वह हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 7वां चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 7वां चरण जो लाया गया था वो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर एक अधिनियम लाया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। उसके आधार पर 7वां चरण जो हुआ था राजस्थान एकीकरण का, उसमें कुछ बदलाव हुए थे। उन बदलावों पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एकीकरण से पहले जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था वह क्यों लाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाने की ऐसी, 7वां संविधान संशोधन करने की ऐसी क्या सरकार की रणनीति रही जिसके तहत उस अधिनियम को बनाया गया तथा संविधान संशोधन किया गया। एकीकरण का ही पोर्शन रहता है तो उसमें कुछ हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। देखिए, बात करें, थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में लगभग कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें थी। आप सभी जानते हैं इन पर, जिस पर हमने पहले चर्चा कर ली। इन 565 रियासतों में से लगभग 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, इन 3 रियासतों को छोड़कर और पुर्तगाली और फ्रांसीसी जो उपनिवेश थे उनको छोड़कर शेष सभी रियासतों को भारत में क्या है, मिला दिया जाता है। मतलब इनका एकीकरण कर दिया जाता है। 3 रियासतों को छोड़कर 15 अगस्त 1947 तक, मतलब भारत जब स्वतंत्र हुआ उस दिन तक लगभग 3 रियासतें और 2 उपनिवेश क्षेत्र थे। कौन से? पुर्तगाली और फ्रांसीसी। उनको छोड़कर शेष सभी रियासतों को भारत में मिला दिया गया। सॉरी। बाद में फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय जनता ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की क्या की? मांग की, है ना। बाद में फिर स्वतंत्रता के बाद भारतीय जनता ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की। उसके लिए 1 नवंबर 1947 को संविधान सभा के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने डॉक्टर एस के दर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया, जिसका कार्य यह जांच करना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना उचित है या नहीं। ठीक है ना। कौन सा? डॉक्टर एस के दर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया। डॉक्टर एस के दर ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 10 दिसंबर 1948 को सौंपी और संविधान सभा को सौंपने के बाद उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन इसके बाद में होता क्या है, 1948 के कांग्रेस का जयपुर में अधिवेशन होता है। कांग्रेस का 1948 कांग्रेस ने जयपुर के अधिवेशन में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर चर्चा हेतु जेबीपी समिति, है ना, जेबीपी का मतलब 3 सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, जेबीपी समिति का गठन कर दिया। और 1 अप्रैल 1949 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें व्यापक जनमांग के आधार पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करना उचित ठहराया गया। तो जेबीपी समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद फिर मद्रास के तेलुगु भाषी लोगों ने क्या किया? आंदोलन किया। और 19 दिसंबर 1952 को फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद में फिर अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य था। ये बात आप अच्छी तरह जानो। ठीक है ना।
जब आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया 1953 में, तो उसके बाद फिर और राज्यों में भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाने की क्या हुई, आंदोलन होने लगे। तो इसके लिए अक्टूबर 1953 में फिर भाषाई आधार पर जब आंध्र प्रदेश को अलग बनाया गया, तो उसकी जब मांग उठने लगी, तो 22 दिसंबर 1953 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न्यायमूर्ति फैजल अली की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय आयोग का क्या कर दिया, गठन कर दिया। उस आयोग के गठन के आधार पर ही फिर जो रिपोर्ट आई, उस आधार पर ही फिर क्या लाया गया, संविधान संशोधन 7वां लाया गया। और उसी के तहत फिर राजस्थान में क्या हुआ था, 7वां एकीकरण का चरण हुआ था। ठीक है ना। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हमारे रह गए थे राजस्थान एकीकरण के, जिन पर हम आज चाहे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अभी हमने जो चर्चा की है उसको लिख लेते हैं। देखिए 15 अगस्त 1947 तक कौन कौन सी भारत में, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, 3 रियासतें ये थी। और पुर्तगाली और फ्रांसीसी उपनिवेश को छोड़कर शेष सभी रियासतों को भारत में मिला दिया गया था। ठीक है ना, लिख लीजिए 15 अगस्त 1947 तक हालांकि ये भारत के संदर्भ पोर्शन है, लेकिन हम इसकी चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में थोड़ी सी। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, जूनागढ़, तथा जम्मू कश्मीर और फ्रांसीसी एवं पुर्तगाली उपनिवेशों को छोड़कर शेष सभी रियासतों का एकीकरण कर दिया गया। एकीकरण कर दिया गया। एक तो 15 अगस्त 1947 3 रियासतें रह गई थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, और 2 उपनिवेश क्षेत्र रह गए थे, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। इनको छोड़कर से सभी रियासतों का क्या कर दिया गया, एकीकरण कर दिया गया। ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय जनता ने फिर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की क्या की, मांग की। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग प्रारंभ हुई। आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग हुई। ठीक है। तो नवंबर 1947 को फिर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एस के दर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया। ठीक है ना। नवंबर 1947 में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एस के दर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय आयोग का
4 सदस्यीय आयोग का गठन किया, जिसका कार्य यह जांच करना था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं। है ना। तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए उचित है या नहीं, इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, नवंबर 1947 में एस के दर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग का क्या कर दिया, गठन कर दिया। बाद में फिर 10 दिसंबर 1948 को दर आयोग ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को सौंपी, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। ठीक है, इस बात को लिख लीजिए। 10 दिसंबर 1948 को दर आयोग ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को सौंपी, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया गया। पुनर्गठन का विरोध किया गया। तो दर आयोग ने तो क्या किया था, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का दर आयोग ने विरोध किया था, इन्होंने समर्थन नहीं किया। बाद में फिर 1948 में कांग्रेस का जयपुर में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की चर्चा हेतु एक जेबीपी समिति का गठन किया गया था। चलिए तो आगे बात करते हैं। 1948 के कांग्रेस के 1948 के कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन विषय पर चर्चा हेतु भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन विषय पर चर्चा हेतु जेबीपी समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति, जेवीपी समिति का गठन किया गया। जेबीपी समिति का मतलब क्या है,
इसमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वी से मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई और टी का मतलब था पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है ना। इन 3 सदस्यों के लेकर के राज्यों के पुनर्गठन विषय पर चर्चा हेतु जेबीपी समिति का गठन किया गया, ठीक है ना। 1 अप्रैल 1949 को जेबीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें व्यापक जनमांग के आधार पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को उचित ठहराया, ठीक है ना। लिखिए 1 अप्रैल 1949 को जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें व्यापक जनमांग के आधार पर व्यापक जनमांग के आधार पर लोकतांत्रिक दृष्टि से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को उचित ठहराया। ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 1949 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन को इन्होंने क्या ठहराया, उचित ठहराया, ठीक है ना। तो जेवीपी समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद फिर मद्रास के तेलुगु भाषी लोगों ने पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन किया था। उसके बाद 19 दिसंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की क्या कर दी, घोषणा कर दी। और अक्टूबर 1953 में फिर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया था, ठीक है ना। लिख लीजिए जेबीपी समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद जेबीपी समिति, जेबीपी का मतलब समझ गए ना, 3 सदस्य थे उसमें। जेबीपी समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद मद्रास के तेलुगु भाषी लोगों ने मतलब जो तेलुगु भाषा बोलते थे उनको, तेलुगु भाषी लोगों ने एक आंदोलन किया। किसके नेतृत्व में किया था? पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में। पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में
आंदोलन किया। तो जेबीबी समिति ने जैसी अपनी रिपोर्ट सौंपी और जिसमें उन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को उचित ठहराया, तो मद्रास के जो तेलुगु भाषी लोग थे उन्होंने पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। उसके बाद में फिर 19 दिसंबर 1952 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अलग से तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा कर देते हैं। ठीक है ना। 19 दिसंबर 1952 19 दिसंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग से कौन सा राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की क्या कर दी, घोषणा की। अलग से आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की घोषणा की। ठीक है। तो फिर अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है और आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला बना। ठीक है ना, लिख लीजिए इस बात को। अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य बना। गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य बना। प्रथम राज्य बना। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। जैसे ही आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन किया गया, देश में व्यापक रूप से आंदोलन होने लगे, क्योंकि कुछ लोग थे वो चाहते थे कि जैसे हम चाहते थे, भरतपुर और धौलपुर की जो जनता चाहती थी वो क्या चाहती थी कि हम भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलें। इसी तरह बाकी लोग भी चाहते थे। तो जैसे ही भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश अलग राज्य बनाया गया, देश के विभिन्न कोनों में आंदोलन होने लगे। तो इन आंदोलनों को देखते हुए 22 दिसंबर 1953 को फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न्यायमूर्ति फैजल अली की अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की क्या की स्थापना। ठीक है ना, जिसमें अध्यक्ष कौन रखे गए थे, न्यायमूर्ति फैजल अली रखे गए थे और 2 सदस्य थे इसमें, के.एम. पणिकर साहब और हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है ना। तो ये पोर्शन रहा था वो थोड़ा भारत से संबंधित था। अब आएगा यहाँ से आगे राजस्थान से संबंधित पोर्शन। ठीक है ना। तो एक पहले लाइन लिख लीजिए, फिर राज्य पुनर्गठन आयोग को पढ़ेंगे। 22 दिसंबर, ऐसे एक लाइन पहले आंदोलन वाली लिख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद देश के विभिन्न कोनों में
कोनों में अलग राज्य बनाने के लिए मांग उठने लगी। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद फिर अलग राज्य बनाने के लिए देश के विभिन्न कॉलोनियों में मांग उठने लगी तथा आंदोलन भी होने लगे। इसको देखते हुए 22 दिसंबर 1953 को फिर क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, तो लिख लीजिए, लोगों की मांगों को देखते हुए मांगों को देखते हुए 22 दिसंबर 1953 को तत्कालीन प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर लिख लो, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न्यायमूर्ति किसकी अध्यक्षता में, फैजल अली की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू ने न्यायमूर्ति फैजल अली की अध्यक्षता में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। ठीक है ना, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, 22 दिसंबर 1953 को। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, फजल अली, और 2 सदस्य थे के.एम. पणिकर साहब और हृदयनाथ कुंजरू। तो हेडिंग डाल लीजिए अब, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है ना, अलग से एक हेडिंग बना लीजिए, राज्य पुनर्गठन आयोग। गठन कब हुआ था, 22 दिसंबर 1953 को। लिख लीजिए, गठन कब हुआ, 22 दिसंबर 1953 को इसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, अध्यक्ष किसे बनाया गया, अध्यक्ष फैजल अली, और सदस्य किसे बनाया गया, के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। इनके बारे में भी लिखेंगे। अध्यक्ष लिख लो, न्यायमूर्ति, मतलब ये जज थे, न्यायमूर्ति फजल अली, और सदस्य थे के.एम. पणिकर और एक सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है ना, 2 सदस्य। और इसका कार्य आप जानते हैं, कार्य क्या था, कार्य था भाषा संबंधी समस्या वाले क्षेत्रों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपना। कार्य लिखना चाहो तो लिख लो, कार्य था भाषा संबंधी समस्या वाले क्षेत्रों का
समस्या वाले क्षेत्रों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपना। केंद्र सरकार को सौंपना इसका कार्य था। 30 दिसंबर 1955 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी? केंद्र सरकार को सौंप दी, भारतीय सरकार को सौंप दी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग लोगों की थी उसको क्या ठहराया? उचित ठहराया। उसके बाद फिर राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर गणराज्य, भारतीय गणराज्य के 7वें वर्ष में संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया, जिसको 31 अगस्त 1956 को क्या किया गया था? अधिनियमित किया गया था। उसके तहत फिर राजस्थान में, उस अधिनियम के तहत राजस्थान में क्या बदलाव हुए उसको हम आगे देखेंगे। तो पहले एक लाइन लिखिए, इसमें लिखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट भारतीय सरकार को सौंपी। भारत सरकार या केंद्र सरकार, कुछ भी लिख लो, है ना। 30 दिसंबर 1955 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। केंद्र सरकार को सौंपी, जिसमें भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को उचित सौंपी, जिसमें भाषा और संस्कृति के आधार पर भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को उचित ठहराया। ठीक है, तो जब इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में इस मांग को उचित ठहराया, तो फिर राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर ही 1956 में एक अधिनियम लाया जाता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है ना, तो लिख लीजिए, आयोग की सिफारिश पर भारत गणराज्य के 7वें वर्ष में गणराज्य आते हैं ना, ऐसा देश जिसका स्वयं का संविधान हो। तो भारत का संविधान 1950 में आ चुका था, 1956 में फिर 7वां वर्ष हो गया था। तो भारत गणराज्य के 7वें वर्ष में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, है ना, 1956 अधिनियमित किया जाता है, लागू किया जाता है, अधिनियमित किया जाता है, लेकिन अधिनियमित किया जाता है। और इसे लागू कब किया जाता है? 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू किया गया था। देख लीजिए, 31 अगस्त 1956 को इस अधिनियम को लागू किया गया।
इस अधिनियम को लागू किया गया। अब बात करते हैं कि इस अधिनियम के तहत जो 1956 में लाया गया, राजस्थान में क्या क्या बदलाव हुए, है ना। तो लिख लीजिए, 7वें संविधान संशोधन का राजस्थान एकीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा। हेडिंग डाल लीजिए, 7वें संविधान संशोधन उन्नीस सौ छप्पन, ये कब हुआ था, 1956 में। 7वें संविधान संशोधन 1956 का राजस्थान एकीकरण पर प्रभाव। राजस्थान एकीकरण पर प्रभाव। सॉरी, क्या प्रभाव पड़ता है ना। पहली बात, राजस्थान एकीकरण पर जो प्रभाव पड़ा उनमें पहली बात, अजमेर मेरवाड़ा आबू देलवाड़ा का विलय किसमें हुआ, राजस्थान में हुआ। इसी के तहत जो 7वां संविधान संशोधन के तहत ही 7वां चरण हुआ था 1/9/1956 को राजस्थान में, ठीक है ना। और 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राजस्थान एकीकरण पर क्या प्रभाव हुआ, इसी के तहत क्या हुआ था, 7वां चरण आया था 1/9/1956 को। इसमें आधुनिक राजस्थान का निर्माण होता है और इसी के तहत फिर अजमेर मेरवाड़ा आबू और देलवाड़ा का विलय किसमें होता है। आपको जानते हैं अजमेर मेरवाड़ा विलय से पहले एक स्वतंत्र राज्य था जहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे, ठीक है ना। लिख लीजिए, अजमेर मेरवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा और कौन सा क्षेत्र, आबू और देलवाड़ा, जो पहले कहाँ थे, गुजरात में मिला दिए गए थे 1947 में, वो भी फिर राजस्थान में दी गई। आबू तथा देलवाड़ा का विलय राजस्थान में हुआ, का विलय राजस्थान में हुआ, ठीक है ना। ये चरण आप पता होगा कौन सा चरण था, एकीकरण का 7वां चरण। 7वां चरण कब हुआ था, 1 नवंबर 1956, ठीक है ना। अजमेर मेरवाड़ा के बारे में आप यहाँ एक बात याद रखना, विलय से पहले ये स्वतंत्र राज्य था। विलय से पहले स्वतंत्र राज्य था, स्वतंत्र राज्य था। और यहाँ पर एक सभा होती थी, कौन सी, धारा सभा। जैसे वर्तमान में विधानसभा होती है ना, उसी तरह यहाँ पे धारा सभा होती थी जिसमें कितने सदस्य होते थे, 30 सदस्य होते थे। वर्तमान में विधानसभा, राजस्थान विधानसभा कितने सदस्य हैं, 200 सदस्य। इसी तरह यहाँ पर एक धारा सभा होती थी जिसमें कितने सदस्य थे, 30 सदस्य थे। और यहाँ के सीएम कौन थे उस समय, सीएम थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय, जिनकी उपाधि भी थी, क्या थी, दास साहब, दास साहब भी कहा। तो एक तो अजमेर मेरवाड़ा का विलय किसमें हो गया, राजस्थान में। दूसरा, इस संविधान संशोधन के तहत राज्यों की श्रेणियां क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई, ठीक है ना। तो राज्यों की श्रेणियां थी ना, ABCD, वो श्रेणियां क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। श्रेणी आपको पता होगा, ए श्रेणी में कौन से राज्य थे, ए श्रेणी में जो यथास्थिति में रहने वाले राज्य थे जिन पर ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य था, वो ए श्रेणी में राज्य थे, जैसे बंबई और मद्रास। बी श्रेणी में ऐसे राज्य थे जिनका निर्माण एकीकरण की प्रक्रिया से हुआ, जैसे राजस्थान। सी श्रेणी में ऐसे राज्य थे जो ब्रिटिश सत्ता के दौरान चीफ कमिश्नर या केंद्र शासित प्रदेश रहे थे, जैसे कि अजमेर मेरवाड़ा। और डी डी वे प्रकार के राज्य थे जो अर्जित थे या उपनिवेश प्रकार के राज्य थे, जैसे कि पुर्तगाली और फ्रांसीसी उपनिवेश।
तो वो श्रेणी क्या कर देंगे, समाप्ति कर देंगे, ठीक है ना। इस संविधान संशोधन के तहत केवल राज्यों की दो श्रेणियां रखी गई। ए श्रेणी में रहने वाले जो राज्य थे वो तो कौन से थे, वो तो केवल राज्य थे, जबकि बी श्रेणी में रहने वाले केंद्र शासित प्रदेश थे। केवल दो श्रेणियां रखी गई थी इस संविधान संशोधन के तहत। अगली बात, इस संविधान संशोधन के तहत राजस्थान व मध्य प्रदेश के दो गांवों में भी अदला बदली हुई, जैसे कि सिरोज गांव जो पहले कहाँ था, झालावाड़ और कोटा की सीमा पर था, लेकिन इसको किसे दे दिया गया, मध्य प्रदेश को दे दिया गया। जबकि सुनील टप्पा जो गांव था पहले जो मानपुरा मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ करता था, वह किसमें विलय हो गया, कोटारम, तो राजस्थान के कोटा जिले में उसका विलय कर दिया गया, ठीक है ना। और सातवें संविधान संशोधन के तहत ही जो राज प्रमुख का पद हुआ करता था वह राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नया पद राज्यपाल का पद अस्तित्व में लाया गया। और आप जानते हैं कि राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल थे वो कौन थे, सरदार ध्रुवनाथ निहाल सिंह, ठीक है ना। तो इन सारी बातों पर भी चर्चा करेंगे। फिर कुछ और बिंदु बचते हैं एक एक लाइन की, जैसे कि राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत, सबसे बड़ी रियासत। हाँ, एक बात और याद रखना, संघ बनाने का प्रयास करने वाले भी कुछ शासक थे, उनके भी बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम चर्चा को बढ़ाते हैं। आगे बात करते हैं। इस संविधान संशोधन के तहत राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी गई। लिखिए, इस संविधान संशोधन के तहत संशोधन के तहत राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी गई, ठीक है ना। पहले श्रेणी कौन कौन सी थी, श्रेणियां रखी थी ए बी सी डी, चार श्रेणियां थी ना, जैसे कि ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। ए श्रेणी में कौन से राज्य थे, ए श्रेणी में ऐसे राज्य थे जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, है ना, ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र, ब्रिटिश आधिपत्य वाले राज्य। उदाहरण के रूप में बंबई, मद्रास, बंबई और मद्रास बंगाल आज। और यहाँ का जो मुखिया हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, मुखिया हुआ करता था गवर्नर जनरल। यहाँ कौन बैठता था इनमें, गवर्नर जनरल बैठता था यहाँ, ठीक है ना। बी श्रेणी में ऐसे राज्यों को रखा गया जो किससे मिलकर बने हो, देसी रियासतों से मिलकर बने राज्य, देसी रियासतों से मिलकर बने राज्य, इनको किस श्रेणी में रखा गया, बी श्रेणी में। जैसे कि उदाहरण के रूप में राजस्थान, राजस्थान का निर्माण 19 देसी रियासतों से हुआ था ना। सी श्रेणी में कौन से राज्य को रखा गया, केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया था, जैसे कि अजमेर, मेरवाड़ा, केंद्र शासित प्रदेश, या जिन्हें कहा जाता चीफ कमिश्नर क्षेत्र, चीफ कमिश्नर क्षेत्र वाले राज्य। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखें तो अजमेर, मेरवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, ठीक है।
और बी श्रेणी में रखा गया था अर्जित या उपनिवेश क्षेत्र, अर्जित या उपनिवेश क्षेत्र या राज्य। उदाहरण के रूप में गोवा ना, यहाँ पर जैसे फ्रांसीसी और पुर्तगाली उपनिवेश कहा था ना, तो वो क्षेत्र बी श्रेणी में रखे गए थे। संविधान संशोधन के तहत ये जो चारों श्रेणियां थी, ये श्रेणियां क्या कर दी गई, ये चारों की चारों श्रेणियां समाप्त कर दी और केवल दो श्रेणियां रखी गई। कौन कौन सी, ए श्रेणी और बी श्रेणी समाप्त कर दी गई तथा केवल दो श्रेणियां रखी गई, केवल दो श्रेणियां रखी गई। दो श्रेणियां कौन सी, एक तो ए श्रेणी, ए श्रेणी में तो रखे गए थे राज्य, और राज्य उस समय कितने थे, 14 राज्य थे। और बी श्रेणी में रखे गए थे केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। राज्य कितने, 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, है ना। आपको पता होगा कितने राज्य थे उस समय, 14 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। आपको नाम नहीं पता है तो मैं नाम बताता हूँ। 14 राज्य कौन कौन से थे उस समय, आंध्र प्रदेश था, राजस्थान था, बिहार था, उत्तर प्रदेश था, पंजाब था, मध्य प्रदेश था, मद्रास, मैसूर, बॉम्बे, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और जम्मू कश्मीर। ये 14 राज्य थे। 1 नवंबर 1956 की बात कर रहे हैं, है ना। और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, कौन कौन से, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। ये 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। वर्तमान में तो भारत की बात करें तो 28 राज्य हैं और लगभग 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान की बात करें। ये मैं बात कर रहा था, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश किस समय थे, 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। और क्या बदलाव हुआ राजस्थान में, और बदलाव हुआ कि इस संविधान संशोधन के तहत राजस्थान और मध्य प्रदेश के 2 गांवों में भी अदला बदली हुई थी, है ना, सिरोंज और सुनील तत्ता। उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो लिखिए, इस संविधान संशोधन के तहत इस संविधान संशोधन के तहत राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के मध्य गांवों की अदला बदली हुई, गांवों की अदला बदली हुई, फिर बदल हुआ इसको, अदला बदली हुई, अदला बदली हुई, ठीक है ना। एक सिरोंज गांव था जो पहले हुआ करता था झालावाड़ कोटा की सीमा पर, जो किसको दे दिया गया, मध्य प्रदेश को दे दिया गया, ठीक है ना। और एक सुनील टप्पा गांव था जो पहले मानपुरा मंदसौर जो मध्य प्रदेश में हुआ करता था, वो कोटा राज्य में मिला दिया गया, राजस्थान के कोटा जिले में मिला दिया गया। लिख लीजिए 1 नंबर सिरोंज गांव। ऐसे याद रख लेना, अपनी सरोज जो है वो तो किसको दे दी गई, मध्य प्रदेश को, और मध्य प्रदेश का सुनील राजस्थान में ना, इस तरह से याद हो जाएगा। सिरोज गांव ये पहले कहाँ हुआ करता था, पहले तो हुआ करता था झालावाड़ कोटा सीमा पर, झालावाड़ कोटा सीमा पर हुआ करता था। लेकिन वर्तमान की अब की बात करें, अब कहाँ है, अब मध्य प्रदेश में मिला है, एमपी में मिला है, ठीक है। 2 नंबर
दूसरा जो गांव था वो था सुनेल टप्पा। सुनील टप्पा, सुनील टप्पा की बात करें तो सुनील टप्पा पहले जो था मानपुरा मध्य प्रदेश के जो जिले हैं उनके उनका भाग था मानपुरा मंदसौर। मंदसौर एक जिला है मध्य प्रदेश का, पुस्तक में एमपी लिख लो, एमपी का भाग। लेकिन वर्तमान की बात करें तो अब ये कोटा राजस्थान का हिस्सा। ठीक है, तो दो गांवों में भी अदला बदली हुई। ठीक है, और एक क्या हुआ, 7वें संविधान संशोधन के तहत जो राज प्रमुख का पद हुआ करता था वह राज प्रमुख का पद भी समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद स्थगित किया गया। इस बात को भी लिख लो, 7वें संविधान संशोधन के तहत सातवें संविधान संशोधन के तहत राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। तथा राज्यपाल का नया पद सृजित किया गया। सृजित किया गया। और आप जानते हैं राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे, यह बने थे। लिख लो, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने। ठीक है ना, तो राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद सृजित किया। देखिए, हमने राजस्थान के जो ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे 19 रियासतों की, उनमें से नीमराणा और कुशलगढ़, इन 2 ठिकानों का क्या कर लिया था, एकीकरण में पढ़ लिया था। एकीकरण के समय इनका विलय पढ़ लिया था। नीमराणा का जो विलय है वो प्रथम में, जबकि कुशलगढ़ का दूसरे में हो जाता है। एक करके पहले चरण में, दूसरे चरण में इन दोनों का विलय हो जाता है। लेकिन लावा जो वर्तमान में कहां पर है, टोंक में, लेकिन उस समय जयपुर राज्य का ठिकाना हुआ करता था, जहां के शासक हुआ करते थे प्रदीप सिंह। लावा का एकीकरण के किसी भी चरण में विलय नहीं हुआ था। लावा का जुलाई 1948 में विशिष्ट आदेशों के तहत संयुक्त राजस्थान में इसका क्या हुआ था, विलय हुआ। अलग से इसका विलय हुआ था जुलाई 1948 में, है ना। तो ठिकानों के बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठिकाने कौन से ठिकाने के कौन कौन से शासक थे, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान के ठिकाने। राजस्थान के ठिकाने, ठीक है ना। पहला ठिकाना है नीमराणा। नीमराणा, हालांकि नीमराणा वर्तमान में तो जिला भी बन चुका है ना। नीमराणा की बात करें तो ये किसका ठिकाना था, यह अलवर राज्य का ठिकाना। अलवर राज्य का ठिकाना। और यहाँ के जो शासक थे एकीकरण के समय, शासक कौन थे, शासक थे राजेंद्र सिंह।
राजेंद्र सिंह। और इसका विलय जो हुआ था प्रथम चरण में विलय हो गया था। प्रथम चरण में विलय, एकीकरण के प्रथम चरण में इसका क्या हो गया, विलय। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा ठिकाना। दूसरा जो ठिकाना था वो था कुशलगढ़ की बात कर लेते हैं। चलो, कुशलगढ़। कुशलगढ़ उस समय बांसवाड़ा राज्य का ठिकाना। बांसवाड़ा राज्य का ठिकाना हुआ करता था और जहां के शासक थे वो थे हरेंद्र सिंह। एकीकरण के समय, विलय के समय शासक कौन थे, शासक थे हरेंद्र सिंह। और विलय जो हुआ था वो दूसरे चरण में विलय हुआ, एकीकरण के दूसरे चरण में विलय, एकीकरण के सेकंड चरण में विलय हुआ। लेकिन जो लावा ठिकाना था उसका एकीकरण के किसी चरण में विलय नहीं हुआ था, उसका विशिष्ट आदेशों के तहत जुलाई 1948 में संयुक्त राजस्थान में विलय किया गया। ठीक है ना, डाल लीजिए लावा ठिकाना। लावा लावा की बात करें तो लावा जो है जयपुर राज्य का ठिकाना था। ये जयपुर राज्य का ठिकाना था, लेकिन लावा वर्तमान में कहां पर है, टोंक जिले में। वर्तमान में टोंक जिले का हिस्सा है। ठीक है? और इसका बात करें तो शासक थे एकीकरण के समय प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह। और जुलाई 1948 में लिख लीजिए, जुलाई 1948 में विशिष्ट आदेशों के तहत विशिष्ट आदेशों के तहत संयुक्त राजस्थान में विलय हुआ। तो जुलाई 1948 में विशिष्ट आदेशों के तहत इसका एकीकरण में विलय किया। अब बात कर लेते हैं, एकीकरण से संबंधित टॉपिक है संघ बनाने वाले या संघ बनाने का प्रयास करने वाले शासक कौन कौन से थे, उन्होंने किस किस संघ को बनाने की प्रयास किया था। लेकिन हेडिंग डाल लीजिए संघ बनाने का प्रयास करने वाले शासक। संघ बनाने का प्रयास करने वाले शासक। संघ बनाने का प्रयास किस किस शासक ने किया था, राजपूताना की जो रियासतें थी उनमें से किस रियासत के शासक ने संघ बनाने का प्रयास किया। नंबर एक, हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था कोटा के शासक। हाड़ौती संघ, हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किसने किया था, कोटा शासक भीम सिंह। कोटा शासक भीम सिंह चाहते थे कि हाड़ौती क्षेत्र में जो रियासतें आती हैं उन रियासतों को मिलाकर के एक संघ बनाया जाए अलग से, जिसका नाम रखा जाए हाड़ौती संघ, और जिसको अलग से रियासत के रूप में रखा जाए, जिसको राजस्थान एकीकरण में नहीं मिलाया जाए। तो कोटा के शासक भीम सिंह चाहते थे कि हाड़ौती क्षेत्र की रियासत को मिलाकर के हाड़ौती संघ बनाया जाए। इसी तरह डूंगरपुर के शासक थे लक्ष्मण सिंह, वह चाहते थे कि बांगड़ संघ का निर्माण कर लिया जाए।
बांगड़ संघ कौन बनाना चाहते थे? डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह चाहते थे प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की रियासत को बांगड़ संघ बनाए। इसी तरह मेवाड़ संघ चाहते थे, मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह मेवाड़ संघ बनाना चाहते थे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और मेवाड़ क्षेत्र को मिलाकर के ये मेवाड़ संघ बनाना चाहते। मेवाड़ संघ बनाने का प्रयास किसने किया? भूपाल सिंह, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। इसी तरह राजपूताना संघ जो है वो जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय और मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, यह राजपूताना संघ बनाना चाहते थे मेवाड़, गुजरात तथा मालवा को मिलाकर। मेवाड़, गुजरात तथा मालवा को मिलाकर क्या बनाना चाहते थे? राजपूताना संघ। लिख लीजिए। राजपूताना संघ कौन बनाना चाहते थे? मानसिंह द्वितीय, जयपुर शासक मानसिंह द्वितीय तथा मेवाड़ शासक भूपाल सिंह। ये कौन सा संघ बनाना चाहते थे? राजपूताना संघ। और किस किस को मिलाकर के? मेवाड़, उदयपुर वाला क्षेत्र उसी को मेवाड़ कहा जाता है। मेवाड़, गुजरात तथा मालवा को मिला। मेवाड़, गुजरात प्लस मालवा। मालवा वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। अब कुछ छोटी मोटी बातें बची हैं, बाकी वीकेंड का लगभग पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। 15 अगस्त 1947 को राजस्थान की भरतपुर और अलवर दो ऐसी रियासतें थी जिन्होंने क्या नहीं फहराया? स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया, है ना। इन्होंने स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को 8वां आश्चर्य कहा था, ये आप जानते ही होंगे। और बात याद रखना, जाट झंडा कथरे में है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था भरतपुर शासक मानसिंह ने। ठीक है ना। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत आप जानते हैं मारवाड़ है। राजस्थान की सबसे नई रियासत भी जानते हैं झालावाड़ है। ठीक है ना। अंग्रेजों द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी 1838 में, और इसका पहले जो शासक बनाया गया था झाला मदन सिंह को बनाया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ी शासक आप जानते हैं कौन सी है? मारवाड़ है। और जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ी रियासत आप जानते हैं कौन सी? जयपुर रही थी। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत भी जानते हैं आप कौन सी रही थी? शाहपुरा रियासत रही थी। ठीक है ना। ये कुछ बातें और थी जिनको आपको याद रखना चाहिए, ये आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यह संपूर्ण जो टॉपिक था हमारा, यह था राजस्थान का एकीकरण। ठीक है ना। हमने राजस्थान के एकीकरण को काफी डिटेल से लगभग काफी विस्तार से इसको हमने चर्चा कर ली है। आप किसी भी स्टेट राजस्थान के किसी भी एग्जाम को इससे दे सकते हो, केवल थ्योरी वाले एग्जाम को छोड़ करके। जो मेन एग्जाम होते हैं उनको छोड़ करके, क्योंकि उनमें लिखना पड़ता है। ठीक है। उन एग्जाम को छोड़ करके आप राजस्थान आरपीएससी भर्ती का या स्टेट बोर्ड जो भी है किसी भी प्रकार का एग्जाम इससे दे सकते हो। मैंने इसको काफी डिटेल से पढ़ा। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो जैसे ही आपको मिले आपको अपने दोस्तों तक इससे पहुंचाने का कार्य करना है, और आपके जितने भी मित्र हैं उनको इस वीडियो की लिंक को पहुंचाना है, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी उनसे बोलना है। और अब आपकी जितनी भी सोशल मीडिया हैंडल हैं उन सोशल मीडिया हैंडल को भी आपको क्या लगाना है? इसकी लिंक का स्टेटस लगाना है। ठीक है ना। क्योंकि आप ये सब करेंगे तभी हमारे लिए क्या है? मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए इतना है। बहुत बहुत